हेलो दोस्तों, स्वागत हमारी आज की नई वीडियो में। आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आज हम आपको बायोलॉजी प्रैक्टिकल वाइवा के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं। अगर आपने बायो में डीएनए की संरचना वाला टॉपिक बनाया है चार्ट पेपर पर, तो डीएनए से रिलेटेड जितने भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है वो सारे क्वेश्चन आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हीं में से आपके प्रैक्टिकल वाइवा में एग्जामिनर क्वेश्चन करेगा। ठीक है, तो अगर आपने डीएनए का स्ट्रक्चर बनाया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, तो इससे रिलेटेड जो भी आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन कर सकता है वो सारे क्वेश्चन आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपके 30 नंबर कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, तो अगर आपने डीएनए का स्ट्रक्चर नहीं बनाया, कोई और टॉपिक अगर आपने बनाया, तो आप कमेंट करके अपना टॉपिक लिख दीजिए, उस पर भी हम आपको प्रैक्टिकल वाइवा के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो अपना टॉपिक कमेंट कर दीजिए। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग इसके स्ट्रक्चर को समझेंगे, क्योंकि एग्जामिनर पहले आप चार्ट दिखाएंगे तो चार्ट पेपर में वो आपसे डायग्राम में से पूछेगा कि ये मतलब डायग्राम में ये चीजें क्या हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके डायग्राम को समझेंगे। ठीक है, डायग्राम एक बार देख लें, उसके बाद हम आपको क्वेश्चन बताएंगे कौन कौन से क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर कर सकता है। तो ये है आपका डीएनए का डायग्राम। ठीक है, तो सबसे पहले आपका जो चार्ट पेपर रखा होगा कुछ इस टाइप से आपका डायग्राम बना होगा, तो उसमें आपसे पूछेगा कि ये जो दिख रही है ये क्या है। ठीक है, ये क्या है, आपसे ये पूछ लेगा कि ये क्या है, तो आपको बताना होगा ये जो दिख रही है ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है। क्या है ये? पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? ये जो धागे नुमा बना हुआ है इसे हम लोग बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला। ठीक है, और इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? इसके अंदर पाए जाते हैं फास्फेट और शर्करा। क्या पाई जाती है? फास्फेट और शर्करा। याद रखिएगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में क्या पाया जाता है? फास्फेट और शर्करा पाई जाती है। ठीक है, तो अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि ये जो धागे नुमा दिख रही है इसे क्या बोलते हैं, तो इसे हम लोग पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला बोलते हैं। इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? फास्फेट और शर्करा पाए जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद आपसे पूछ लेगा कि इसका व्यास क्या होता है, तो इसका व्यास होता है 20 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, आपसे पूछ लेगा कि इसका व्यास क्या होता है, तो इसका व्यास होता है 20 एंगस्ट्रॉम। ठीक, उसके बाद ये जो दिख रहे हैं ये, इसे क्या बोलते हैं? ये हैं नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस कितने पाए जाते हैं? 4। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन, ये सब क्या है? ये चारों नाइट्रोजन बेस है, मतलब नाइट्रोजन क्षार। ठीक है, तो अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि नाइट्रोजन क्षार कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। अगर आपसे यही पूछ ले कि एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन ये क्या होते हैं, तो ये क्या होते हैं? नाइट्रोजन क्षार होते हैं। अब आपसे पूछ ले जाएगा कि जो एडेनिन और ग्वानिन और साइटोसिन है, एडेनिन और थाइमिन में कौन सा बॉन्ड बनता है, तो एडेनिन और थाइमिन में डबल बॉन्ड बनता है। आपसे पूछ ले कि एडेनिन और थाइमिन में कौन सा बॉन्ड बनता है, तो आपको बता देना कि एडेनिन और थाइमिन में डबल बॉन्ड बनता है। ठीक है, फिर पूछ लेगा कि साइटोसिन और ग्वानिन में कौन सा बॉन्ड बनता है, तो साइटोसिन और ग्वानिन में ट्रिपल बॉन्ड बनता है। ठीक है, साइटोसिन और ग्वानिन में ट्रिपल बॉन्ड बनता है। और ये जो बॉन्ड होते हैं, कौन से बॉन्ड होते हैं? ये हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, जो बॉन्ड होते हैं, जो भी जैसे ट्रिपल बॉन्ड है, ये कौन सा बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, फिर उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये जो है इसकी जो लंबाई दे रखी है ये कितने नाइट्रोजन क्षार की है, तो आपको बताना ये 10। ठीक है, 10 की है ये लंबाई। ये जो 3.4 दिख रही है, 3.4 एंगस्ट्रॉम, ये 10 अणुओं की लंबाई है। यहाँ से आप गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 की होती है। ठीक है, तो 10 की होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा कि 10 डीएनए के अणुओं की लंबाई कितनी होती है, तो 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, अब ये जो आपको दिख रही है यहाँ पे, ये 2 नाइट्रोजन क्षार की लंबाई है। ठीक है, तो 2 नाइट्रोजन क्षार की लंबाई कितनी होगी? 0.34। ठीक है, अगर आपसे 2 की पूछ ले तो 0.34, अगर आपसे 10 की पूछ ले तो 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है।
ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे डायग्राम में पूछेगा कि ये क्या है। सबसे मेन तो ये क्वेश्चन आपसे देखते ही पूछेगा कि ये जो दिख रही है धागे नुमा, ये क्या होती है। तो ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है, ठीक है। और इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, फास्फेट और शर्करा पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछ लेगा कि ये जो है ये बने हुए ये क्या है। तो ये नाइट्रोजन बेस है। क्या है ये, नाइट्रोजन बेस है। कौन कौन से होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन, ठीक है। तो डायग्राम में आपसे इतने ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं। डायग्राम में आपसे छोटी छोटी चीज ही पूछी जाएंगी जो हमने आपको बता दी कि क्या क्या आपसे डायग्राम में क्वेश्चन कर सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। अब आपसे अदरवाइज अलग भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं डीएनए से रिलेटेड। तो ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और इन सभी क्वेश्चन को आप कॉपी पर नोट कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछेगा, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे करेगा कि डीएनए क्या है। तो डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है। आपको इजीली बता देना, आपसे पूछे कि डीएनए क्या होता है। तो डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन करेगा कि डीएनए का पूरा नाम बताइए। तो डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है। डीएनए का पूरा नाम क्या होता है, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है। उसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो 100% आपसे पूछेगा ही पूछेगा कि डीएनए की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। तो डीएनए की खोज सर्वप्रथम फ्रेडरिक मिस्टर ने की थी। किसने की थी, फ्रेडरिक मिस्टर ने की थी। इसके बाद 4 नंबर पे क्वेश्चन है कि डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना का पता किसने लगाया था। डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना जिसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो किसने लगाया था, वॉटसन और क्रिक ने 1953 में लगाया था। कब लगाया था, 1953 में वॉटसन और क्रिक ने द्विकुंडलीय संरचना का पता लगाया था, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ ले कि डीएनए की खोज सर्वप्रथम किसने की, तो फ्रेडरिक मिस्टर ने की। उसके बाद डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना मतलब डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर किसने पता लगाया था, तो वॉटसन और क्रिक ने 1953 में लगाया था। ये दोनों ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद वॉटसन और क्रिक को 1962 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। वॉटसन और क्रिक को 1962 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना, आपसे पूछ लेगा कि वॉटसन और क्रिक को नोबेल पुरस्कार कब मिला था। तो 1962 में मिला था, ठीक है। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, 1962 में मिला था, ठीक है। उसके बाद 5 नंबर पे क्वेश्चन है कि डीएनए कहाँ पाया जाता है। तो डीएनए मुख्यतः कहाँ पाया जाता है, केंद्रक में पाया जाता है, ठीक है। कहाँ पाया जाता है, केंद्रक में पाया जाता है। उसके बाद 6 नंबर पे है कि डीएनए के अतिरिक्त केंद्रक के अतिरिक्त डीएनए कहाँ पाया जाता है। मतलब केंद्रक में तो डीएनए पाया जाता है, इसके अतिरिक्त कहाँ पाया जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए पाया जाता है, ठीक है। केंद्रक के अतिरिक्त डीएनए कहाँ पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। उसके बाद 7 नंबर पे क्वेश्चन है कि डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है। तो अभी डीएनए का पूरा नाम हमने पढ़ा था, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो इसमें कौन सी शर्करा पाई जाती है, डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाती है। डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है, डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाती है। और आरएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आरएनए में राइबोस शर्करा पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद 8 नंबर पे क्वेश्चन है कि डीएनए में पाए जाने वाले नाइट्रोजन क्षार के नाम क्या हैं। तो डीएनए में पाए जाने वाले नाइट्रोजन क्षार के नाम अभी हमने आपको डायग्राम में बताए थे। कौन कौन से क्षार पाए जाते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन, 4 ये क्षार पाए जाते हैं, ठीक है। अब आपसे ये भी पूछ लेगा कि इन नाइट्रोजन क्षार में से भिन्न क्षार कौन है। तो थाइमिन, थाइमिन भिन्न क्षार है, क्योंकि आरएनए में एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन ये तीनों क्षार पाए जाते हैं, बट थाइमिन के बेस पर आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है, ठीक है। तो इसमें भिन्न क्षार कौन सा है, थाइमिन है। याद रखिएगा कि थाइमिन जो है वो आरएनए में, थाइमिन के बेस पर आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है, बस, ठीक है। तो डीएनए में पाए जाने वाले क्षार, नाइट्रोजन क्षार के नाम क्या है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। अब आपसे इस टाइप से भी पूछ लेते कि एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन ये क्या है, तो ये नाइट्रोजन बेस है, ठीक है, नाइट्रोजन क्षार है ये। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, डीएनए में नाइट्रोजन क्षार किस बंध द्वारा जुड़े होते हैं। तो अभी हमने आपको बताया था कि डीएनए में जो एडेनिन होता है वो थाइमिन से डबल बॉन्ड द्वारा
जुड़ा होता है। एडेनिन किससे जुड़ा होता है? डबल बॉन्ड द्वारा जुड़ा होता है। और साइटोसिन जो होता है ग्वानिन से ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुड़ा होता है। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुड़ा होता है। तो याद रखिएगा कि एडेनिन थायमिन से डबल बॉन्ड द्वारा जुड़ा होता है। ठीक है, डबल बॉन्ड द्वारा, और जो ग्वानिन साइटोसिन से है वो ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुड़ा होता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो आपको पता होने चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, डीएनए का कार्य क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% ये क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाए कि डीएनए का कार्य क्या होता है। तो डीएनए का कार्य होता है आनुवंशिक सूचनाओं का स्थानांतरण करना और प्रोटीन का संश्लेषण करना। क्या करना? आनुवंशिक सूचनाओं का स्थानांतरण करना और प्रोटीन का संश्लेषण करना। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, डीएनए के प्रत्येक कुंडली की लंबाई व श्रृंखलाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? तो अभी हमने आपको डायग्राम में बताया था, इसका जो व्यास होता है वो कितना होता है? 20 एंगस्ट्रॉम होता है। व्यास कितना होता है? 20 एंगस्ट्रॉम होता है। और 10 अणुओं की लंबाई कितनी होती है? तो 10 अणुओं की जो लंबाई बताता है। ठीक है, तो 10 अणुओं की लंबाई जो होती है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, अगर 2 की पूछे तो 2 की होती है 0.34 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, 2 की पूछे तो 0.3 एंगस्ट्रॉम, अगर 10 की पूछे तो 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो ये तीनों याद रखना है। 2 की अगर पूछे तो यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा, 2 की अगर पूछे तो 0.34 एंगस्ट्रॉम होती है। अगर 10 अणु की पूछे तो 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। या व्यास अगर पूछे तो 20 एंगस्ट्रॉम व्यास होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे पूछ लिया है कि डीएनए के प्रत्येक कुंडली की लंबाई, तो 3.4 ही आपको बताना होगा। ठीक है, अगर 2 की पूछ ले तो आपको 0.34 एंगस्ट्रॉम बतानी है। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, डीएनए के खंडों को किस एंजाइम द्वारा काटा जाता है? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट आपसे पूछ लिया है कि डीएनए के जो खंड होते हैं वो किस एंजाइम द्वारा काटा जाता है। तो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम द्वारा डीएनए के खंडों को काटा जाता है। कौन सा एंजाइम होता है? प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। याद रखिएगा, थोड़ा नाम कठिन है पर याद कर लीजिएगा, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, जिसे हम लोग आणविक कैंची भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आणविक कैंची भी कहते हैं। तो आपसे अगर पूछ ले कि प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को और क्या कहते हैं, तो आणविक कैंची कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, डीएनए खंड को किस एंजाइम की सहायता से जोड़ते हैं? अभी पूछा कि किस एंजाइम द्वारा काटा जाता है, अब इसमें आपसे पूछ रहे हैं कि डीएनए के खंडों को किस एंजाइम की सहायता से जोड़ते हैं। तो लाइगेज। ठीक है, लाइगेज क्या करता है? डीएनए के खंडों को जोड़ने में सहायता करता है। ठीक है, तो डीएनए से रिलेटेड आपको 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने क्वेश्चन बताया, और इन्हीं क्वेश्चन में से आपसे प्रैक्टिकल वाइवा में एग्जामिनर क्वेश्चन करेगा। इसके बाहर आपसे एक भी क्वेश्चन डीएनए से रिलेटेड नहीं पूछेगा, और ज्यादा नहीं, सिर्फ आपसे 2 से 3 क्वेश्चन करेगा। इसके बाद बस आपको नंबर दे देगा। डायग्राम में आपसे थोड़ा पूछेगा, उसके बाद 2 से 3 आपसे क्वेश्चन करेगा। तो आपको ये सारे क्वेश्चन तैयार कर लेने, जिससे कि जो भी आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन करे तुरंत आप उसका जवाब दे पाए। ठीक है, तो अगर आपने डीएनए के स्ट्रक्चर बनाया, बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा टॉपिक है, इसके आपको हमने क्वेश्चन भी प्रोवाइड कर दिए, तो आप इजिली इसमें 30 आउट ऑफ 30 स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, 30 में से 30 आपके नंबर कंप्लीट। तो अगर आपने डीएनए का स्ट्रक्चर नहीं भी बनाया तो आप कमेंट कर सकते हैं, जो भी टॉपिक आपने अपने चार्ट पेपर पर बनाए उस पर भी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। बाकी पिछले साल हमने जो वीडियोस डाली थी वो हम प्लेलिस्ट आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। आपको अगर आपने पुष्प की संरचना बनाया तो उसकी वीडियो आपको मिल जाएगी, या मानव शुक्राणु की संरचना बनाई तो उसकी भी वीडियो आपको मिल जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन तो वही रहते हैं, क्वेश्चन थोड़ी ना चेंज हो जाएंगे। फिर भी हम आपको नई वीडियो बनाकर दे देंगे। बाकी अगर अभी तक आपने टॉपिक भी नहीं बनाया तो बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने आपको डाल दिए, जो आप अगर वीडियो नहीं देखी तो जाकर देख लीजिए। उसमें आपको प्रैक्टिकल एग्जाम में बायोलॉजी में बनाने वाले टॉपिक हमने उसमें बताए, टॉप 10 टॉपिक बताए, उसमें से कोई एक आप अपने चार्ट पेपर पर बना सकते हैं। तो ये वीडियो कैसी लगी अगर कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं आपसे एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।